अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने सरहाने रखे पंखे की स्पीड तेज़ की और बत्ती बुझाकर चारपाई पर गिरने के अंदाज में लेट गया। आज मामूल से कहीं ज़्यादा गर्मी थी। हवा बिल्कुल बंद थी। मैं पंखे की घरर घरर में सोने की कोशिश करने लगा। जब कभी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर छत पर आ जाता। नीचे अम्मा और मासी जीनत दोनों सहन में पड़ी रहती। उस रात भी मैं छत पर आ गया था। खुदा जाने रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख अचानक खुल गई। पहले मुझे प्यास का एहसास हुआ और यूं लगा जैसे मेरे हलक में कांटे चुभ रहे हों। मैं अभी उठकर पानी पीने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक चूड़ियों की छन छन की मधुर आवाज़ ने जैसे मेरी आंखों से नींद भगा दी और प्यास का एहसास भी गया। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उस वजूद को तलाश करने लगा जिसकी चूड़ियों की खनखनाहट मेरी समात से टकराई थी। सुनिए, अब के बेइंतहा सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने उछलकर अपने दाएं तरफ वाली दीवार पर देखा और मुझे ये देखकर हैरत का शदीद झटका लगा कि काले दुपट्टे के हाले में उस निस्वानी वजूद का चेहरा मुहावरतन नहीं हकीकतन चांद को शर्मा रहा था। वो छत की दीवार के साथ खड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा यूं लग रहा था जैसे बदली से चांद नमूदार हो जाए। मुझे इस तरह हैरत भरे अंदाज में देखता पाकर वो धीरे से मुस्कुराई और मेरा दिल जैसे मेरा सीना तोड़कर बाहर आने लगा। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन मुस्कुराहट नहीं देखी थी। मुझे मालूम ही नहीं हो सका कि मैं कैसे चारपाई से उठा और दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उसकी हसीन व जमील सूरत ने मुझसे क़ुव्वत गोयाई छीन ली थी। मैं फटी फटी नज़रों से उसे देख तो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। हालांकि बहुत से सवालात मेरे दिल में मचल रहे थे। सबसे अहम सवाल ये था कि वो इस घर में कब और कैसे आई, जबकि मेरी यादाश्त में ये मकान 3-4 माह से खाली चला आ रहा था। गालिबन वो कहे बिना मेरे अंदर उठते सवालात जान गई। हम दरअसल कल ही इस मकान में आए हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरे अब्बा जान हैं। मैं अब भी उसके गैर मामूली हुस्न के हिसार में था और कुछ बोलने के काबिल न था। मेरे अब्बा जान बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं। वो मुझे सारा सारा दिन घर में बंद रखते हैं। यही वक्त मेरी आज़ादी का होता है जब वो सो जाते हैं। वो उदास लहजे में बोल रही थी। अब्बा जान नींद के मतवालों में से हैं। वो सो जाएं तो करवट तक नहीं बदलते। आज मैं ऊपर आई तो सोचा कि साथ वाली छत पर जो भी होगा उससे बातें करके दिल बहलाऊंगी, इसलिए आपको आवाज़ दी। आपने बुरा तो नहीं माना? जी नहीं, मैं जल्दी से बोला। लेकिन आप लोग इस मकान में कब आए? हैरत है हमें मालूम ही ना हो सका। मेरा मतलब है कि हमारे घरों की दीवारें मिली हुई हैं और पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। अगर हमें मालूम हो जाता तो कुछ मदद कर देते। अब्बा जान दूसरे तर्ज के बंदे हैं। वो ना खुद किसी की मदद करते हैं ना दूसरों की मदद कबूल करते हैं। आपके घर में आपके अब्बा जान के अलावा और कोई नहीं? मुझे उसके हालात जानने का तजस्सुस हो रहा था। नहीं, उसने उदासी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी थी। अब्बा जान ने ही मुझे पाला पोसा है। इस एक खामी के सिवा वो बहुत सख्त गिर हैं। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। बेला बेटी कहते उनका मुंह नहीं सूखता। तो आपका नाम बेला है? मेरा शौक दीदनी था। उसकी तरह उसका नाम भी खूबसूरत था। मेरा नाम नासिर है। मैंने खुद ही तारुफ का मरहला तय कर लिया। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन हैं? वो पूछने लगी। मैं और मेरी बूढ़ी माँ, एक मासी जीनत हैं। रिश्ते में मेरी दूर की खाला लगती हैं। चंद साल हुए उनका मियाँ फौत हो गया। बच्चा कोई था नहीं सो हमारे पास आकर रहने लगीं। बस इतने ही लोग हैं आपके घर में? नहीं, 2 बहनें भी हैं, महराज आपा और सिराज आपा। दोनों की शादियां हो चुकी हैं। दोनों के बच्चे हैं। कभी कभार ही आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं हमारे घर में रौनक आ जाती है। महराज आपा और सिराज आपा के बच्चों की शरारतें याद करके मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। काश, वो हसरत से बोली, मेरी भी कोई बहन या कोई भाई होता, या फिर मेरी माँ होती। कम से कम कोई बात करने वाला तो होता। मैं इस कदर हसीन लड़की की उदासी बर्दाश्त न कर सका। जल्दी से बोला, तुम दिन को मेरी माँ से मिलने आ जाया करो। वो बहुत शफीक खातून है। तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार और शफकत देंगी। मैं आपसे तुम पर उतर आया। ये इतना आसान नहीं है।
वो दुख भरे लहजे में बोली, मैंने बताया ना कि मेरे अब्बा जान किसी से मेरा मेल मिलाप पसंद नहीं करते। वो सुबह घर से निकलते हैं तो घर के दरवाजे को ताला लगा देते हैं। क्या? मुझे शदीद हैरत हुई। तो गोया तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हें एक तरह से कैद में रखा है। ये तो बड़ी ज्यादती है। तुम एहतजाज क्यों नहीं करती? एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं। अब्बा जान की फितरत नहीं बदल सकती। मेरी यही किस्मत है कि मैं घुट घुट कर जीऊँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, अगर मैं इसी वक्त आपसे मिलने के लिए आती रही तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं थूक निकल कर बमुश्किल बोला। भला इतनी खूबसूरत लड़की का रात गए मिलने के लिए आना किस कमबख्त को बुरा लग सकता है? बल्कि अगर वो मुझे कहती कि सारी रात एक टांग पर खड़े होकर गुजार दो तो मैं ये भी कर गुजरता, और यकीनन मुझे ज़रा भी थकन ना होती। वो हवा के किसी नर्म झोंके की मानिंद चली गई और मैं उस टूटी फूटी बदरंग दीवार को तकने लगा जो उस परी सूरत की वजह से लम्हा भर के लिए बहुत खूबसूरत बन गई थी। कुछ देर तक मैं खुद को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। प्यारी सी मासूम लड़की अपनी तन्हाई से घबरा गई थी, लेकिन मुझे अजीब से एहसासात से दो चार कर गई थी। रात के बाकी हिस्से में मुझे ज़रा भी नींद न आई और मैं दीवार को इस उम्मीद पर घूरता रहा कि शायद फिर वो मुतरन्नुम आवाज़ सुनाई दे, चूड़ियों की वो मद भरी गुनगुनाहट समात में रस घोल दे। मगर कुछ भी ना हुआ और सुबह हो गई। सुबह मुझे स्कूल जाने की जल्दी थी। मैं शायद आपको ये बताना भूल गया कि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर था। मैं अम्मा को बताना चाहता था कि साथ वाले हमसाए आ चुके हैं, लेकिन मौका न मिल सका। अम्मा भी काम में लगी थी, सो मैंने ये बात आइंदा पर डाल दी और जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर से बाहर आ गया। स्कूल जाते हुए मैंने साथ वाले दरवाजे पर नज़र डाली तो वहाँ सचमुच ताला लगा हुआ था। मुझे दिल ही दिल में बेला के बाप पर गुस्सा आ गया। कैसा शक्की और बुरा आदमी है, भला बेटियों को कोई इस तरह कैद करके रखता है। कभी मिला तो मैं बात करूंगा उससे, लेकिन नहीं, मेरे दिल ने मुझे रोका। तुम जवान आदमी हो, तुम भला उस शक्की मर्द से उसकी जवान और खूबसूरत बेटी के बारे में क्या बात करोगे? कोई बड़ा बूढ़ा अगर बात करे तो ठीक रहेगा। आज सारा दिन मैं बेला और उसकी कैद के बारे में सोचता रहा। मुझे रह रह कर अफसोस हो रहा था। मैं उसे उस कैद से रिहाई दिलाने की मुख्तलिफ तरकीबें सोचता और रद्द करता रहा। मैं स्कूल से घर लौटा तो सिराज आपा आई हुई थी। घर में बच्चों ने उधम मचाया हुआ था। मैं सिराज आपा को गैर मुतवक्के तौर पर देखकर खुश हो गया। बच्चे मेरी टांगों से लिपट गए। जानती हो आपा, कितने माह बाद आई हो? मैं उसके गले लगकर बोला। जानती हूँ, तुमने बहन की कभी खबर ली है या ना आने का शिकवा ही करता रहोगे? वो मोहब्बत से मेरे बाल मेरे चेहरे पर बिखेरते हुए बोली। सिराज आपा के आने और उनके बच्चों की शरारतों की वजह से वक्ती तौर पर बेला मेरे जहन से निकल गई, इसलिए मैंने अम्मा को उसके बारे में कुछ भी ना बताया। अम्मा हमेशा बेटियों के आने पर बहुत ज़्यादा खुश और बेइंतहा मसरूफ़ हो जाती थीं। आज भी उनके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। नासिर कल स्कूल से आते हुए ओजड़ी ले आना। सिराज बहुत शौक से खाती है। सारा दिन बच्चों के साथ शरारतों में और सिराज आपा के साथ गपशप में बीत गया। बच्चे रात को सो गए तो मैं अपनी जमात के बच्चों की टेस्ट की कॉपियां चेक करने लगा। सिराज आपा आकर मेरे करीब बैठ गईं। तू हैरान था ना कि मैं इस तरह अचानक कैसे आ गई? वो बोली। क्यों, क्या आपके आने के पीछे कोई राज पोशीदा है? मैं हंस पड़ा। हाँ, इस बार मुझे तेरे दूल्हा भाई ने भेजा है। सिराज आपा की बात पर मुझे सचमुच हैरत हुई। अच्छा, मगर किस लिए? तू नाजनीन को जानता है ना? अरे वही, तेरे दूल्हा भाई की भांजी, आपा खैरन की बेटी। वही जो पिछली बार आपके साथ आई थी? हाँ हाँ, वही। उसका क्या ताल्लुक है आपके आने से? मैं अब भी हैरान था। दरअसल तेरे दूल्हा भाई चाहते हैं कि तेरा ब्याह नाजनीन से हो जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुझसे और अम्मा से बात करने को। लेकिन आपा, मैं परेशानी से बोला, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। आपको तो इल्म है मेरी तनख्वाह कितनी कम है कि हम दो लोगों का गुजारा भी कितनी मुश्किल से होता है। यहाँ तक कि अब तीसरी भी खाने के लिए आ जाए तो क्या सारी उम्र कंवारा ही रहेगा? अब अम्मा भी पास आकर बैठ गईं और नाराज़गी से बोली, मेरा मतलब ये नहीं है अम्मा।
मैं रसान से बोला, मैं हाथ पांव मार रहा हूँ कि ग्रेड बढ़ जाए और हाई स्कूल का उस्ताद बन जाऊँ, तो तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाएगी और फिर शादी भी हो जाएगी। तेरे लिए नाज़नीन बैठी तो नहीं रहेगी। आपा यूं बोली कि जैसे मैं उससे शादी के लिए मरा जा रहा हूँ। तो ना बिठाएं उसे आपा, शादी करा दें उसकी। तुम समझ नहीं रहे हो, अम्मा ने मुझे कड़ी नज़रों से घूरा। ये तेरे दूल्हा भाई की ख्वाहिश है, अपने मुंह से कह रहा है वो। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो इस घर का दामाद है, दामाद का मान रखना पड़ता है। वैसे भी तुम अच्छी तरह सोच लो, अभी तो मैं चंद दिन यहाँ हूँ। सिराज आपा बात ख़त्म करते हुए बोली। मैंने बेदिली से कागजात समेटे और कुछ कहे बगैर ऊपर आ गया। ऊपर आया तो अचानक बेला मेरे दिल के आसपास फिरने लगी। मैं सारी बातें भूल गया। याद रही तो सिर्फ बेला और उसका हुस्न, तसव्वुर और ये ख्याल कि वो आज भी मुझे मिलने आएगी। अभी कुछ देर की पुशमुर्दगी जैसे हवा में तहलील हो गई। मैं हशाश बशाश होकर सरापा इंतज़ार बन गया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं एक अजीब कैफियत से गुजर रहा था। मेरा सारा जिस्म आंख बनकर मुसलसल दीवार को घूर रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं कि अचानक चूड़ियों की झनकार ने मुझे चौंका दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और बेचैनी से दीवार की तरफ देखा। वो उसी दिलफरेब अंदाज में खड़ी थी, चांद चेहरा और सितारा आंखें। शायद उसके लिए ही कहा गया था। मैं किसी प्यासे की मानिंद लपक कर दीवार के करीब आ गया। आप सो रहे थे क्या? उसकी मद भरी आवाज़ भी उसकी तरह ही खूबसूरत थी। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने हर रोज़ आने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतना यकीन कैसे था आपको? मेरे दिल ने मुझे यकीन दिलाया था। दिल ने? वो हंस पड़ी। दिल की बात कहाँ से आ गई बीच में? सारी बात दिल की है बेला। मैं अपने जज्बों की शिद्दत से हार मानते हुए बोला। इस दिल ने जब से तुम्हें देखा है, शिद्दत से तुम्हारी तमन्ना करने लगा है। लेकिन हमारी तो आज सिर्फ दूसरी मुलाकात है। तो क्या हुआ? कभी कभी इंसान एक ही मुलाकात में सदियों के फासले तय कर लेता है। हमारी तो फिर दूसरी मुलाकात है। नासिर, वो उदासी से बोली, मेरे अब्बा जान को आप नहीं जानते। वो हमारी राहें कभी एक नहीं होने देंगे। वो तो बात की बात है जानम, मैंने मीठे लहजे में कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ पर कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया और शर्मा कर सर झुका लिया। चांद की जर्द रोशनी में उसका हसीन सरापा दमक रहा था। मैं खुद पर काबू न पा सका। बेख्तियार मैंने उसका सफ़ेद नाजुक हाथ थाम लिया। वो कसमसाई, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। आज सारा दिन आपके घर में बहुत शोर था, क्या कोई मेहमान आए थे? वो पूछने लगी। हाँ, सिराज आपा और उनके शैतान बच्चे आए हैं। मैं हंस पड़ा और उसे सिराज आपा की बातें सुनाने लगा। बच्चों की शरारतें भी तफसील से सुनाता रहा। वो कभी मुस्कुराती, कभी बेसाख्ता हंस पड़ती। मैंने उससे नाज़नीन वाली बात छुपा ली, मगर बाकी सारी बातें उससे कर डाली। कितनी ही देर तक मैं उससे बातें करता रहा। आखिर मैंने उसे कह डाला, अम्मा को मेरी शादी की बहुत ख्वाहिश है। सिराज आपा चली जाएं तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो बेतहाशा घबरा गई। खुदा के लिए ऐसा गज़ब हरगिज़ न कीजिएगा। लेकिन क्यों? उसके इस तरह घबराने पर मुझे हैरत हुई। मैंने कह दिया ना नासिर, अगर आपने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मेरी और आपकी मुलाकातें ख़त्म हो जाएंगी। मैं फिर कभी दीवार पर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैं हैरत से बोला, अगर मैं अम्मा को बताऊंगा नहीं तो हमारा मिलन कैसे होगा? क्या हमारे लिए ये काफ़ी नहीं कि हम रोज़ मिलते हैं, इतनी ढेर सारी बातें करते हैं? मैं उसके बेइंतहा हसीन चेहरे को फ़क होते देखा। वो यकीनन अपने बाप से बहुत खौफ महसूस कर रही थी। मैंने उसके हाथ को बहुत मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, तुम कहती हो तो फ़िलहाल मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उसके चेहरे पर इत्मीनान सा बिखर गया। और सुनो नासिर, मेरे अब्बा जान से मिलने की भी कभी कोशिश न करना और मेरे बारे में भी किसी से कोई बात न करना। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं हंसकर बोला, कुछ नहीं कहूँगा किसी से जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी। उसके बाद हम एक दूसरे में ऐसे खो गए कि रात गुजरने का पता ही न चला। सुबह होने से कुछ देर पहले वो चली गई और मैं अपने बिस्तर पर आ गया। फिर तो ये मामूल बन गया।
मेरी रातें बेला की जुल्फ़ों की छाँव में बसर होने लगीं। हम दोनों एक दूसरे के दीवाने बनकर रह गए थे। दूसरी तरफ सिराज आपा मुझ पर नाज़नीन के साथ शादी के लिए दबाव डालने लगीं। उस दिन उन्हें मैंने रसान से उन्हें समझाया, आपा आप दुल्हा भाई से कह दीजिएगा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले मुझे अपना करियर तो बनाने दीजिए। तुम्हारे दुल्हा भाई नाराज़ होंगे नासिर। नाराज़ होने वाली कौन सी बात है इसमें? जब मैं शादी ही नहीं करना चाहता तो क्या नाज़नीन और क्या कोई और। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सिराज आपा मुझे घूर रही थीं। हाँ, मैंने नज़रें झुकाकर कहा और तेज़ी के साथ घर से बाहर निकल गया। शाम को घर लौटा तो घर बहुत सुनसान लग रहा था। अम्मा, सिराज आपा कहाँ गई हैं? चली गई अपने घर। अम्मा का जवाब सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। क्या कह रही हैं आप? अभी कल तक तो उनका कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का। नाराज़ होकर गई है, तुमने उसकी बात जो नहीं मानी। ओह, मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। ये सच था कि मुझे अपनी दोनों बहनों से शदीद मोहब्बत थी। मैं उनकी बेहद इज़्ज़त भी करता था, लेकिन ये बात मैं सारी ज़िंदगी नहीं मान सकता था। मैं बेदली से उठकर लिबास बदलने के लिए कमरे में घुस गया। उसी रात बेला से अपने और उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करता रहा। उसकी घनी और सियाह जुल्फ़ों ने उसके खूबसूरत चेहरे को ढांप रखा था। मैं उसका नाजुक और सफ़ेद हाथ थामे बार बार होंठों से लगा रहा था और वो मेरी इस जिसारत पर गुलाबी हो रही थी। बेला, मैंने मखमूर आवाज़ में उसे पुकारा। जी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं स्कूल से 1 माह की छुट्टी ले लूँगा और पूरा महीना तुम्हारे साथ कमरे में गुजार दूंगा। एक पल के लिए तुमसे दूर नहीं रहूँगा। वो हंस पड़ी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी हंसी जानदार ना लगी। शायद बाप का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। बेला, हम सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेंगे, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है ना? वो शर्म से सुर्ख हो गई। ये वक्त से पहले की बातें हैं नासिर। नहीं, ये वक्त ज़रूर आएगा और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी तो हर बाशऊर इंसान करता है, तो मैं क्यों ना करूं? वो खामोश रही तो मैंने कहा, हमारे बेटे का नाम जलाल होगा। अच्छा है ये ना ये नाम? नहीं, वो जल्दी से बोली, मुझे अली नाम पसंद है। अच्छा, मौसूफ का नाम तो हुआ अली, अब मौसूफ़ा का नाम भी तजवीज़ कर दीजिए। मैं हंसकर बोला, चंदा। बिल्कुल ठीक, वो तुम जैसी चांद चेहरा की बेटी होगी तो उसका नाम यही होना चाहिए। आप किसी से कम हैं क्या? वो निसार होने वाली नज़रों से मुझे देखने लगी। तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही कम, मैंने वालेहाना अंदाज में उसे देखते हुए कहा। उस रात हम अपने मुस्तकबिल के बारे में मंसूबे बनाते रहे। वो शर्माती रही, फिर मेरे साथ वो भी सपने बुनने लगी। मैं स्कूल जाता तो उसके गेट पर लोहे का एक वज़नी ताला पड़ा देखता। मेरा दिल बेख्तियार चाहने लगता कि पत्थर उठाकर इस ताले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। कभी मेरा दिल चाहता कि बेला के बाप को कम से कम देख तो लूं कि आखिर इस कदर जालिम शख्स की शक्ल कैसी है, लेकिन मेरी ये आरज़ू पूरी ना हो सकी। मुझे लगता था कि वो बहुत सवेरे घर से निकलता है और रात गए घर आता है। कई बार इरादा किया कि अम्मा से बेला के मुतालिक बात करूं, लेकिन बेला की वार्निंग मुझे कुछ कहने से रोक देती थी। उस रात मुझे बेला कुछ बुझी बुझी सी नज़र आई, तो मैंने कहा, क्या बात है बेला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई बात नहीं, वो बोली। फिर इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? आपको ऐसा लगता है, वरना मैं तो हमेशा जैसी हूँ। वो हंसकर बोली, मेरा ख्याल है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। नींद तो मेरी पूरी हो जाती है। वो कैसे? रात जागते गुजर जाती है और दिन सोते। गोया तुम सारा दिन सोती रहती हो। हाँ, अब्बा जान के लिए खाना बनाकर सो जाती हूँ और रात गए उठती हूँ। वैसे भी, वो उदासी से बोली, कोई बात करने वाला तो होता नहीं है घर में और मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। सो सो कर वक्त गुजार लेती हूँ। ओह, मैं ठंडी सांस लेकर बोला, अगर तुम मुझे मना ना करती बेला तो मैं तुम्हारे वालिद से ज़रूर बात करता। नहीं, खुदा के लिए, वो तड़प कर बोली, मेरे वालिद से बात करने का मतलब है मुझसे जुदाई। बताइए, कबूल कर लेंगे मुझसे जुदाई? नहीं बेला, मैं जज्बों की तमाम तर शिद्दतों के साथ गंभीर आवाज़ में बोला, अब तो तुमसे जुदाई ना मेरा जिस्म सह सकता है और ना मेरी रूह। तो बस चलने दीजिए इसी तरह और किसी से मेरा तस्करा भूल कर भी ना कीजिएगा। मैं बेबस नज़रों से उसे देखता रह गया।
मैं उस दिन स्कूल से घर लौटा तो अम्मा खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। ज़ैनब खाला ने भी अभी खाना नहीं खाया था। आप दोनों ख़वातीन खाना खा लेती? मैं हंसकर बोला, मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। बस बेटा, आज हमने सोचा कि अपने बेटे के साथ इकट्ठा खाना खा लेते हैं। खाला ज़ीनत प्यार से बोली। आज मैंने पकौड़ों की कढ़ी और साथ मकई की रोटी पकाई है। अम्मा मेज़ पर बर्तन रखते हुए बोली। अरे सच अम्मा? मैं अपनी पसंदीदा डिश को मेज़ पर देखकर खुश हो गया। अभी हम तीनों खाना खा ही रहे थे कि दाखिली दरवाजे की घंटी बजी। खाला खाने से फारिग हो चुकी थी, सो वो दरवाजे पर चली गईं। वापसी पर उनके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफा मेज़ पर रखकर बोली, डाकिया था, ये ख़त दे गया है, देख लो बेटा, सिराज का है या मेराज का। मैंने लिफाफा उल्टाकर देखा तो सिराज आपा का नाम लिखा था। लीजिए, सिराज आपा का ख़त है। अम्मा लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। मैं सर झुकाकर खाना खा रहा था। बड़ी देर बाद में नज़र उठाकर देखा तो अम्मा किसी गहरी सोच में गुम थीं। क्या बात है अम्मा, सिराज आपा ने ख़त में क्या लिखा है? अम्मा ने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारी आपा ने लिखा है कि मजीद मियाँ इस बात पर बहुत नाराज़ हैं कि तुमने नाज़नीन का रिश्ता ठुकरा दिया है। मैंने नाज़नीन का रिश्ता नहीं ठुकराया अम्मा, मैं एहतजाज करते हुए बोला। मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता। देखो बेटा, जहर को अमृत में लपेट कर दो तो भी जहर ही रहता है। तुमने बहरहाल नाज़नीन के साथ शादी करने से इनकार किया है, तो अम्मा मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह चाहूँ इसे गुजार दूँ। मैं तल्खी से बोला, क्या मेरा हर कदम सिर्फ दूसरों को राज़ी करने के लिए उठता रहेगा? क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं गुजार सकूँगा? तो ये कहो कि तुम्हें नाज़नीन पसंद नहीं? हाँ अम्मा, मुझे नाज़नीन से कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं सिराज आपा और दुल्हा भाई के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। मैंने साफ साफ बात की। अम्मा कुछ देर मुझे देखती रही, फिर मेरे करीब खिसक आईं। नासिर मेरे बच्चे, मैं तुझे कुर्बानी का बकरा बनने भी नहीं दूंगी। तू मेरे घर का उजाला है, और मैं सिराज या मजीद के लिए तुझे नाज़नीन से शादी पर मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन बेटे, मैं तेरे सर पर सहरा देखना चाहती हूँ। अगर तेरी कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसी से तेरी शादी कर दूंगी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तेरी बीवी नाज़नीन हो या कोई और, मैं तो बस तेरा घर बसाना चाहती हूँ। अम्मा, मैं उस वक्त बेला की सारी हिदायत भूल गया था। एक लड़की है बेला। बेला? अम्मा ने हैरत से मुझे देखा। हाँ अम्मा, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मैंने सर झुकाकर कहा। तो ठीक है बेटा। अम्मा बेइंतहा खुश हो गईं। पर ये लड़की बेला कौन है, कहाँ रहती है? तू मुझे इसका अता पता बता दे, मैं उसी से तेरी शादी करूँगी। अम्मा, इस साथ वाले घर में जो नए किराएदार आए हैं ना, बेला उनकी बेटी है। अम्मा मेरी बात पर चौंक गई और उलझ कर बोली, क्या कह रहा है? कहाँ नए किराएदार आए हैं? ये साथ वाले घर में। मैंने दीवार की तरफ इशारा किया। अरे क्या औल फौल बक रहा है? अम्मा बोली, ये घर तो 4 माह से खाली पड़ा है, इसमें तो कोई नहीं आया। आया है अम्मा, मेरा मतलब है आए हैं। मैंने लहजे में ज़ोर पैदा किया। क्या कह रहा है बेटे? अम्मा जिच होकर बोली, इस घर में लोग आए भी हैं और तूने राहो रस्म भी पैदा कर ली, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली, और मुझे अभी तक ये भी इल्म नहीं कि साथ वाले घर में कोई आया भी है। अब मैं अम्मा से क्या कहता? उन्हें सारी कहानी सुनाना तो नामुमकिन था। अभी कल ही मैं दर्जन के घर से आ रही थी तो उस घर के दरवाजे पर भारी ताला पड़ा हुआ था। अम्मा मुझे खामोश देखकर बोली। मैं सटपटा गया। ताले का राज मुझे तो मालूम था, लेकिन अब मैं ये राज किस किस को बताता? खाला ज़ीनत हंसकर बोली, बता दे अपनी अम्मा को कि तू मजाक कर रहा है। मजाक तो नहीं है, लेकिन खैर, मैं फिर कभी आपको तफसील से बता दूंगा। मैं बेदिली से उठ खड़ा हुआ। अम्मा मुझे जाता देखकर बोली, तूने मालिक मकान को किराए की रकम पहुंचा दी है? नहीं अम्मा, उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरा इरादा तो नहीं था मालिक मकान की तरफ जाने का, लेकिन कुछ सोचकर मैंने किराए की रकम जेब में डाली और मालिक मकान की तरफ चल पड़ा। हमारा और बेला का मकान साथ साथ मिला हुआ था। फिर एक खाली मैदान सा था। हमारे वाला मकान और बेला का मकान दोनों रमज़ान खान के थे। लोग उन्हें चाचा के नाम से जानते थे। मैंने सोचा कि बातों बातों में मैं खान चाचा से बेला के वालिद के मुतालिक मालूमात हासिल कर लूँगा। खान चाचा घर पर थे, हमेशा की तरह बड़े तपाक से मिले। मैंने रकम का लिफाफा उन्हें दिया तो वो बोले, नासिर बेटे, अगर कभी रकम कम हो तो
कोई बात नहीं, 2-4 महीने बाद दे दिया करना, कोई बेएतबारी थोड़ी है। शुक्रिया चाचा, मुझे उनके अखलाक ने मुतासिर कर दिया। अरे बेटा, एक बात कहनी थी तुझसे। जी फरमाइए। बेटा तू स्कूल मास्टर है, कितने ही लोगों से तेरा मिलना मिलाना होता है, ज़रा मेरे लिए कोशिश करके तुम लोगों के साथ वाला मकान किराए पर उठ जाए। जी, मुझे झटका सा लगा। क्या 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 कह रहे हैं आप? वो हमारे दाएं तरफ वाला मकान, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। बस ये ख्याल रखना कि लोग अच्छे हों, किराया देने में तंग ना करें, और मकान का भी ख्याल रखें। खान चाचा, क्या आपने वो मकान किराए पर नहीं दिया? मैं हैरत की शिद्दत से सही तरह बात नहीं कर पा रहा था। कहाँ बेटा, प्रॉपर्टी डीलर से मैं कहता नहीं हूँ कि कहीं इधर उधर के लोग घुस गए तो खामोखा झगड़ों में पड़ जाऊंगा। बस अब तुझे कह दिया है, तू ही अब फिक्र कर उस मकान की। खान चाचा ने बाद में और क्या कहा और मैंने क्या जवाब दिया, मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। मेरे जहन ने तो काम करना छोड़ दिया था। अजीब सी सूरत हाल थी। अगर बेला के बाप को खान चाचा ने मकान नहीं दिया तो वो किस तरह उस घर में आए हैं? अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद खान चाचा को इल्म ना हो और उनके किसी भाई या अजीज रिश्तेदारों ने बेला के बाप को मकान दे दिया हो। आखिर दुनिया में धोखाधड़ी के हज़ारों वाक़यात होते हैं। मैं जितना इस नहज पर सोचता, यही बात मुझे सही लगती। मैंने सोचा कि अब जल्द से जल्द बेला को बता देना चाहिए कि वो अपने अब्बा जान से कह दे, ताकि वो खान चाचा से मिल ले और अपनी पोजीशन साफ कर दे। मुझे बेचैनी से रात का इंतज़ार था और मैं जल्द से जल्द बेला को ये बात बताना चाहता था। आज तो मैं सरे शाम ही ऊपर जाकर लेट गया। उसका इंतज़ार तो मैं रोज़ाना ही बड़ी शिद्दत से करता था, लेकिन आज इस इंतज़ार में बेचैनी सी थी। वो हमेशा की तरह मुकर्ररा वक्त पर आ गई। मैंने फ़ौरन ही उसे सारी बात बता दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बेला, तुम्हारे अब्बा जान को यकीनन किसी ने धोखा दिया है। इन दोनों मकानात के मालिक खान चाचा हैं। तुम अपने अब्बा जान को सारी बात बता दो, वरना तुम लोग किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। मुश्किल में तो हम पड़ ही चुके हैं, वह आज़रदा और धीमे लहजे में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हैरान सा उसे देखने लगा। नासिर, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं इतनी जल्दी अपनी शनाख्त कराना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। अफसोस कि अब हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। क्या कह रही हो बेला? मैं उसकी बात पर पागल होने लगा। अल्लाह ना करे जो हम कभी जुदा हों। मैं तो दरअसल तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ये मकान खान चाचा का है। और नासिर, वो मेरी बात काट कर उसी दुख भरे लहजे में बोली, हम इस घर में बहैसियत किराएदार नहीं आए। फिर किस हैसियत से? मेरी हैरत और भी बढ़ गई। वो ठंडी आह भरकर बोली, आप पर यह खबर बिजली बनकर गिरेगी, लेकिन कहे बिना चारा भी नहीं। कौन सी खबर? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नासिर, दरअसल मैं इंसान नहीं। इंसान नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जिन्नात से ताल्लुक़ रखती हो? मैं मज़ाहिया अंदाज में हंसकर बोला। मेरी हंसी में उसने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि संजीदा अंदाज में कहने लगी, आप ठीक समझे हैं नासिर। क्या? मेरी हंसी को जैसे ब्रेक सा लग गया। मैं दीवानों की तरह उसका चांद सा चेहरा देखने लगा। वो बेइंतहा संजीदा थी। हाँ नासिर, 2 माह हुए अपने वालिद के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। उनकी सख्त गिर तबीयत के बारे में मैंने आपको बिल्कुल सच बताया था। मैं अपना घर छोड़कर आपकी इस दुनिया में आ गई। यहाँ मेरी नज़र इस खाली मकान पर पड़ गई और मैंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। एक रात यूं ही मैं वक्त गुजारी के लिए ऊपर छत पर आ गई तो मेरी नज़र आप पर पड़ी। मैं चूंकि तन्हाई से उकता चुकी थी, सो आपको एक झूठी कहानी सुना डाली। मैंने महज रात वक्त गुजारी के लिए आपसे बातचीत शुरू की थी, लेकिन वो कुछ देर चुप रहकर बोली। मैं गैर महसूस तौर पर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। खुदा के लिए बंद करो ये झूठी बातें। मैं भड़क उठा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी बेसरोपा दास्तान सच मान लूँगा? क्या तुम इस तरह मुझे खुद से बरगश्ता करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? नहीं नासिर, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। मैं कब पीछे हटना चाहती हूँ? मोहब्बत में इंसान आगे ही आगे बढ़ना चाहता है, पीछे हटना नहीं चाहता। लेकिन मेरे सामने सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, आपकी ज़िंदगी भी है। क्यों? क्या हुआ मेरी ज़िंदगी को? मैं उसी लहजे में बोला।
اللہ کرے آپ کو کبھی کچھ نہ ہو، لیکن میں اپنے ابا جان سے بہت ڈرتی ہوں۔ ابھی تک میں ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی، لیکن اب انہیں میرے متعلق معلوم ہو گیا ہے، اور آج صبح ہی انہوں نے ہمارے قبیلے کے بہت بزرگ اور زیرک بندے کو بھیجا تھا کہ میں سیدھی طرح اپنے گھر آ جاؤں، ورنہ وہ بری طرح پیش آئیں گے۔ بیلا، میں یہ سب سننا نہیں چاہتا۔ تم انسان نہیں ہو، تم جنات سے تعلق رکھتی ہو۔ میں یہ سب نہیں مان سکتا، قیامت تک نہیں مان سکتا، میں تقریباً چلا کر بولا۔ اچانک میں حیرت زدہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ چیخ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ وہ اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بیلا، بیلا، میں پاگلوں کی مانند چلانے لگا۔ مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ میری آواز نیچے اماں کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن شکر ہے کہ اماں اور خالہ زینت میز کے ایک پرانے پنکھے کو اپنے سرہانے لگا کر سویا کرتی تھیں۔ اس شور میں ان کے لیے کچھ سننا ناممکن تھا۔ اچانک بیلا پھر سے نمودار ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں واقعی انسان نہیں ہوں، وہ غمزدہ لہجے میں بولی، اس لیے اس طرح غائب ہو گئی تھی۔ میں انسان ہوں یا نہیں، لیکن میں نے آپ سے بے انتہا محبت کی ہے۔ یہ دن میری زندگی کے ناقابل فراموش دن تھے۔ یہ راتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی جو آپ کی قربت میں گزریں۔ میرے دل میں آپ کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بیلا، مجھے جیسے اچانک ہوش آ گیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم انسان ہو یا نہیں، لیکن تم میری محبت ہو۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، میرے دل کے سارے جذبے تمہارے لیے ہیں۔ اب اس طرح تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں دیوانوں کی مانند چلانے لگا، اسے روکنے کی کوشش میں اس کے خوبصورت سراپے کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاش یہ ممکن ہوتا۔ وہ بڑے درد سے بولی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں چیخنے چلانے لگا، بیلا، بیلا، مت جاؤ بیلا، لوٹ آؤ۔ میری خاطر، میری محبت کی خاطر، میں کسی کو تمہاری اصلیت نہیں بتاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں بیلا۔ اور اسے آوازیں دیتے دیتے میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ 3 دن کی بے ہوشی کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں پڑا تھا۔ اماں رو رو کر بے حال ہو گئی تھیں۔ سراج آپا اور معراج آپا جانے کب آئی تھیں اور میرے سرہانے بیٹھی دعاؤں پر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کی پرمسرت آواز سنی، مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے۔ میرے بچے، میرے چاند، اماں کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے معراج، سراج، تمہارے بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ ناصر، میرے بھائی۔ معراج آپا نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ سراج آپا میرے ماتھے کو بھی چوم رہی تھی اور بے تحاشا رو بھی رہی تھی۔ آپ لوگ انہیں تنہا چھوڑ دیں، ان کو آرام کی بہت ضرورت ہے۔ نرس نے دخل اندازی کی تو سب یکے بعد دیگرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ معراج آپا اماں سے پوچھ رہی تھیں، ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ ناصر کو بیماری کیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی شدید صدمہ لگا ہے۔ کس بات کا صدمہ اماں؟ سراج آپا کی آواز تھی۔ پتہ نہیں، چند دن پہلے کچھ عجیب سی باتیں کر رہا تھا کہ وہ کسی بیلا نام کی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہمارے ساتھ والے گھر میں آئی ہے جبکہ وہ گھر خالی ہے۔ اماں، اب اسے اوپر چھت پر اکیلا سونے نہ دیجیے گا، معراج آپا اماں کو سمجھا رہی تھیں، جبکہ بیلا کے نام پر میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور اب میں ان کی کوئی بات نہیں سن پا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو کر گھر آ گیا، لیکن بیلا کے لیے میری دیوانگی انتہا کو پہنچ گئی۔ میں کئی بار اس خالی گھر کے اندر گیا، لیکن بھائیں بھائیں کرتے گھر کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کبھی بیلا جیسی حسین لڑکی رہتی تھی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔